माधवगढ़ गांव में रमेश और सुशीला जी अपनी खेती बाड़ी से जीवन यापन करते थे। उनके दो बेटे प्रशांत और नवीन और एक बेटी अंजलि थी। रमेश जी ने अपनी बेटी अंजलि की शादी पहले कर दी क्योंकि उन्हें एक अच्छा सरकारी कर्मचारी दामाद मिल गया था। बेटों को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी पूरी जवानी बच्चों को संवारने में लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें इस बार का पछतावा था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने सब कुछ किया वही अब उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। रमेश जी और सुशीला जी गांव के अपने पुराने मकान में अकेले रहते थे। कई बार उन्होंने बेटों से अपने पास रहने को कहा या उन्हें अपने साथ ले जाने को, पर शादी के बाद दोनों बेटे और उनकी पत्नियां बदल चुकी थी। बहुएं तो सास का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। इन्हीं पारिवारिक कलह के बीच एक दिन रमेश जी को दिल का दौरा पड़ गया। सुशीला जी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ठीक होने पर सुशीला जी ने रमेश जी से कहा, अब तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी है। मुझे लगता है कि हमें अपने बेटों को बुला लेना चाहिए ताकि वे किसी अच्छे अस्पताल में आपका इलाज करा सके। अब हम अकेले नहीं रह सकते। रमेश जी मान गए और अगले दिन बेटों को बुला लिया। रमेश जी अपने आंगन में कुर्सी पर बैठे खिचड़ी खा रहे थे। उनके चेहरे पर बुढ़ापे की चिंता साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुशीला जी ने दरवाज़ा खोला तो उनके दोनों बेटे और बहुएं सामने खड़ी थी। अपने पिता को कुर्सी पर बैठा देख प्रशांत बोला, पापा आप तो एकदम ठीक लग रहे हैं, आराम से कुर्सी पर बैठकर खा रहे हैं। आपने तो फ़ोन करके हमें डरा ही दिया था। हम आपका सारा काम धाम छोड़ कर आए हैं। दोनों बेटों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बहुएं भी अपने पतियों के गुस्से को भांप रही थी। सुशीला जी ने बेटों से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया है। उन्होंने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। आज तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था जिसमें 50,000 रुपये खर्च हो गए। मैंने पड़ोसियों से उधार लेकर इलाज करवा लिया। अब उन लोगों का उधार चुकाना है। यह काम तुम लोग करोगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं भड़क गए। जरा से हार्ट अटैक में 50,000 रुपये खर्च हो गए। इतने बड़े अस्पताल में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? सरकारी अस्पताल में ले जाते, वहाँ तो 2,000 रुपये में ही इनका इलाज हो जाता। अब इतने बुढ़ापे में इनको इतना महंगा इलाज करने की क्या ज़रूरत थी? बेटों की बातें सुनकर रमेश जी और सुशीला जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने बेटों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश जी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ भी बूढ़ी हो रही है, उससे घर के काम नहीं बनते। मैं भी बीमार रहता हूँ तो मुझे भी देखभाल के लिए कोई चाहिए। माँ अब काम धाम नहीं कर पाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक बेटा हमारे पास आकर रहे। और जिस शहर में तुम दोनों रह रहे हो वह हमारे शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 20 मिनट का रास्ता है। चाहो तो तुम रोज़ मोटरसाइकिल से आ जा सकते हो। और बेटा तुम बैंक की जिस शाखा में काम करते हो उसकी एक शाखा तो हमारे शहर में भी है। क्यों ना तुम अपना तबादला हमारे ही शहर में ले लो। देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, इसलिए मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपनी अंतिम सांस अपने नाती पोते बेटे बहुओं के साथ लूँ। अपने पिता की बात सुनकर नवीन ने कहा, पिताजी अब ज़माना बदल गया है। अब उस शहर में हमारे बच्चे
प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ शहर आकर रह सकते हो। लेकिन क्या बेटा? सुशीला जी बोली। आप लोग मेरी बात से नाराज़ मत होना, क्योंकि हम दोनों भाई अब गांव में रहकर खेती नहीं कर सकते। खेती करेंगे तो अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे। अब आप खेती तो करते नहीं हैं, इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारी खेती का बंटवारा कर दीजिए और इस मकान का भी बंटवारा कर दीजिए, और आप लोग हमारे साथ शहर ही चलिए। हम इधर नहीं आ सकते, लेकिन आप हमारे साथ चल सकते हैं। फिर हम आपका एक अच्छे से अस्पताल में इलाज भी करवा देंगे। जो भी खर्चा आएगा हम दोनों भाई उसको आधा आधा करते रहेंगे। वहाँ पर आराम से हमारे साथ रहना। अपने दोनों बेटों के मुंह से बंटवारे की बात सुनकर रमेश जी को गुस्सा आ गया। वह कहते हैं, तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं अपने घर का बंटवारा कर दूंगा? जिस घर में मैं जन्म से रहा हूँ, तुम लोग तो ज़मीन और घर को बेचकर चले जाओगे। जब माँ बाप से लगाव नहीं है तो ज़मीन और मकान से क्या लगाव होगा तुमको? मैं अभी अपने घर, ज़मीन और मकान का बंटवारा नहीं करूँगा। तुम लोगों को जो करना है कर लो। थोड़ी देर तक दोनों बेटे बहुएं आपस में बातचीत करते हैं, फिर वापस आकर अपने माता पिता से कहते हैं, हम आपको शहर तभी ले जाएंगे जब आप खेतों में बंटवारा करेंगे, घर का बंटवारा करेंगे। नवीन कहता है, पापा मेरी माली हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अभी अपने साथ माँ को ले जाऊंगा और आपका इलाज करने के लिए भैया आपको अपने साथ ले जाएंगे। अपने बेटे के मुंह से माँ बाप के बंटवारे की बात सुनकर रमेश जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह कहते हैं, बेटे तो ज़मीन जायदाद के बंटवारे की बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों ने मिलकर अपने माँ बाप का ही बंटवारा कर लिया। आज तो मेरे बच्चों ने मेरे संस्कारों को भुला दिया है। अगर तुम दोनों को मेरे साथ नहीं रहना है तो मत रहो। अगर हमें नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ। कम से कम हम दोनों पति पत्नी को तो आपस में मत बांटो। सुशीला जी भी रोने लगती हैं। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में मेरे काम ना आए? कितने बदल गए हो तुम दोनों। पिताजी के इलाज की बात सुनकर बड़ी बहू भड़क जाती है। कहती है, मैं अकेली क्यों इनका इलाज कराऊं? इलाज के लिए कुछ पैसे तो देवर जी को भी देने पड़ेंगे। इसी बात को लेकर दोनों बहुओं में तू मैं होने लगती है। तभी सुशीला जी की बेटी अंजलि अपने पिता को देखने आती है। जब वह घर का माहौल देखती है, दोनों भाई भाभियों को माता पिता के लिए लड़ते हुए देखती है तो दंग रह जाती है। अपने माता पिता की ऐसी स्थिति देखकर उसे बहुत दया आती है। एक भी भाई माता पिता को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। सब ज़मीन जायदाद के बंटवारे के लिए अड़े हुए हैं। अंजलि कहती है, ठीक है, तुम लोगों को माता पिता को नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। वहीं पर उनका इलाज कराऊंगी और जो उनकी खेती के पैसे आते हैं उससे उनके खर्च चलेंगे। अंजलि की बात सुनकर दोनों ही भाभियों की भौहें तन जाती हैं। वे कहती हैं, मुझे पता था अंजलि के मन में कुछ न कुछ लालच ज़रूर है, तभी वो मम्मी पापा को अपने साथ ले जा रही है। उसको भी घर की ज़मीन जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, तभी तो इतना हमदर्दी दिखा रही है। दोनों भाभियों की बात सुनकर अंजलि कहती है, यह तो जमाने की बहुत गलत रीत है। भाभी कि बेटे सब कुछ लेने के बाद भी कुछ न करें, जमाना कुछ नहीं कहता है। अगर बेटी बिना किसी लालच के माता पिता के लिए कुछ करना भी चाहे तो लोग इस पर बिना वजह ही उंगलियां उठा देते हैं कि उसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा तभी इतना कर रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें तो पता है मेरे सास ससुर नहीं हैं,
तो मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख लूँगी। मेरे पति को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपनी बेटी अंजलि की बातें सुनकर रमेश जी दंग और सोच में पड़ जाते हैं। क्या यह वही बेटी है जिसको हमेशा मैंने बेटों से कम आंका, कम पढ़ाया, बेटों को घर में हमेशा सर्वोपरि स्थान दिया, बेटी के लिए यह कभी कुछ नहीं किया, बेटी को पराया धन समझकर उसकी शादी भी जल्दी कर दी थी। शादी के बाद भी मैंने उसकी कभी कोई खैर खबर नहीं ली, इसलिए कि वह तो पराया धन है। अब तो अपने ससुराल की है, मायके में क्या जिद करेगी। अब हम क्यों उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज वही पराया धन मुझे अपना समझकर बिना किसी उम्मीद के मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए अपने भाइयों से लड़ रही है। मेरी बहू ने उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, तभी वह बिना किसी लालच के हम दोनों पति पत्नी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। दोनों बेटे रमेश जी से कहते हैं, अगर चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। और मैं 1 घंटे बाद निकल रहा हूँ। लेकिन अपने बेटों के अक्खड़ व्यवहार को देखकर रमेश जी उनके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। दोनों बेटे बहुए अपने अपने घर को चले जाते हैं। अंजलि अपने पिता को अपने साथ शहर ले जाती है। हालांकि रमेश जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था कि पता नहीं दामाद जी क्या सोचेंगे कि 2 बेटे होते हुए भी अपनी बेटी के घर आ गए। लेकिन जब घर पहुँचे तो दामाद जी के व्यवहार को देखकर उनके मन की शंका दूर हो गई। अंजलि और उसके पति ने रमेश जी को अच्छे से अस्पताल में दिखाया। सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहता है कि आपको तो ब्रेन में ट्यूमर है और लास्ट स्टेज पर है, आपके बचने की उम्मीद बहुत कम है, आपने दिखाने में बहुत देर कर दी है। यह सुनकर अंजलि रोने लगी। उदासी से अंजलि अपने पिता को घर ले आती है। रमेश जी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा जो आया है उसको तो एक दिन जाना ही है। मैंने भी अपनी पूरी उम्र जी ली है, अब बुढ़ापे में तो सबको जाना ही होता है। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी अंतिम सांस अपने गांव, अपने घर की मिट्टी में ही लेना चाहता हूँ। अंजलि और उसका पति रमेश जी को गांव लेकर आ जाते हैं। अपनी माँ को पिता की तबीयत के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर माँ को बता दिया तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। जितने दिन हैं उतने दिन पिताजी के साथ अच्छे से रहने दो। रमेश जी ने भी अपनी पत्नी को अपनी तबीयत के बारे में सुशीला जी को बताने से मना कर दिया था। एक दिन रमेश जी रात में सोने के लिए गए तो सोते ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं, इस दुनिया से चल बसे। सुशीला जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। सब कुछ हो जाने के बाद अंजलि अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन बेटों ने उसे आधे हाथों लेते हुए मना कर दिया। सुशीला जी का गांव का आशियाना पूरी तरह से उजड़ चुका था। अब अकेली वह गांव में करती भी क्या, मजबूरी में उन्हें अपने बेटों के साथ जाना पड़ा। बेटों ने माँ को आपस में बांट लिया था। 6 महीने के लिए गांव की पूरी जमीन जायदाद का बंटवारा भी दोनों बेटों ने आधा आधा कर लिया था। जिस भी बहू के पास सुशीला जी रहती थी, वह बहू सुशीला जी से घर के सारे काम करवाती थी। लेकिन बुढ़ापे का शरीर है, कब तक साथ देगा। काम करते करते सुशीला जी इतनी थक जाती थी कि बुढ़ापे की 2-4 बीमारियों ने उनको पकड़ लिया और वह बिस्तर पर आ गईं। अभी वह अपने छोटे बेटे नवीन के पास थी। माँ के पेट में पथरी हो गई थी, बहुत दर्द रहता था, जिस वजह से सुशीला जी ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी। पूरे दिन दर्द से कराहती रहती थी। बहू पूरा दिन चिड़चिड़ा करती थी कि तुम्हारी किसी काम धाम की
तो है नहीं, उल्टा उनकी सेवा ही करनी पड़ती है। जो अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ, मुझे नहीं बनती उनकी सेवा। 6 महीने बाद होने के बाद भी दोनों बेटे अपनी माँ को 15 दिन में ही इधर से उधर फुटबॉल की तरह फेंकते रहते। दोनों बेटे सुशीला जी पर चिड़चिड़ाते रहते। आज तो सुशीला जी को पूरी रात पेट में दर्द हुआ, जिसकी वजह से वह कराहती रहती हैं और बहू बेटों को भी नहीं सोने दिया। उन्हें तो लग रहा था कि सुबह उठकर बहू बेटे उन्हें 4 बातें सुनाएंगे, लेकिन जब सुबह उठकर नवीन कहता है, माँ चलो आज बड़े से अस्पताल में दिखा देता हूँ, और बहू भी नहलाकर अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरे बेटे बहू इतनी जल्दी मुझे अस्पताल दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गए। इसी बात को सोचकर सुशीला जी बार बार रो रही थी। सुबह के समय मंदिर के पुजारी की नज़र सुशीला जी पर पड़ी। उसको लगा यह कोई लावारिस बुढ़िया है। ठंड के कारण सुशीला जी को बुखार आ गया था। पुजारी उनके पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। पुजारी ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। पुलिस की एक गाड़ी आई। थोड़ी देर में मीडिया भी उधर पहुंच गई थी और यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई कि मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर एक लावारिस बुढ़िया मिली है, जो बात भी नहीं कर पा रही है। पता नहीं कहाँ से आई हैं, कौन हैं। जब न्यूज़ में यह खबर आई तो अंजलि ने भी यह न्यूज़ सुनी। न्यूज़ सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जब उसने फ़ोटो देखी तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ही निकल गई। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भाई माँ के साथ कभी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उधर जाकर देखती है तो उसकी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अंजलि फूट फूट कर रोती है। उसे अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आता है और वह हमेशा के लिए अपने भाइयों से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देती है। माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी वह अपने भाइयों को फ़ोन नहीं करती है। जब दोनों भाइयों को अपनी माँ के मरने की खबर न्यूज़ से मिलती है तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गांव जाते हैं। लेकिन गांव के लोग दोनों भाइयों को अंदर नहीं आने देते हैं। लाठी डंडे लेकर उनको गांव से खेद देते हैं। कहते हैं तुम्हें गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। सुशीला जी का अंतिम संस्कार उनकी बेटी कर देगी। तुम्हारे जैसे बेटों से तो अच्छा है कि बेटे ना हों, हम बे औलाद ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तुम जैसे कलयुगी बेटे निकल जाओ इस गांव से। सुशीला जी की मृत्यु की खबर और मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर उनके लावारिस मिलने की घटना ने मीडिया में तूफान मचा दिया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। शुरुआती पड़ताल में ही पुलिस को पता चला कि सुशीला जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। अंजलि की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनसे संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी ली। अंजलि ने रोते हुए पुलिस को अपनी माँ की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उनके भाइयों ने उन्हें छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। उसने बताया कि कैसे दोनों भाई अपनी माँ को एक बोझ समझते थे और अंत में उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर मरने के लिए छोड़ गए। अंजलि ने अपनी माँ की बीमारी और जिस हाल में वह थी उसकी भी जानकारी दी।
पुलिस ने तुरंत प्रशांत और नवीन को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी मां को मंदिर पर छोड़ने की बात से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वहां मौजूद लोगों के बयानों का सामना कराया तो वे टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही सुशीला जी को मंदिर पर छोड़ा था, यह सोचकर कि कोई उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाएगा या किसी आश्रम में छोड़ देगा। उन्होंने बताया कि वे अपनी मां की बीमारी और खर्चों से तंग आ चुके थे और उन्हें अपनी पत्नियों के ताने भी सुनने पड़ते थे। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बेटों के अमानवीय व्यवहार और माता पिता के प्रति उनकी उपेक्षा को देखते हुए अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। प्रशांत और नवीन को वृद्धाश्रम में माता पिता की उपेक्षा और परित्याग के आरोप में जेल की सजा सुनाई। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश था कि माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल करना बच्चों का कर्तव्य है। गांव में भी इस घटना से लोग स्तब्ध थे। जिस गांव में कभी संयुक्त परिवारों का बोलबाला था, वहां ऐसी घटना ने लोगों को झकझोर दिया था। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने फैसला किया कि प्रशांत और नवीन को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा था, यह उन लोगों का घर है जिन्होंने अपनी मां को मरने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी ओर अंजलि को पूरे समाज में सम्मान मिला। उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से किया और गांव के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंजलि ने घोषणा की कि वह अपनी मां की याद में एक वृद्धाश्रम खोलेगी जहां ऐसे बेसहारा बुजुर्गों को सहारा मिलेगा जिन्हें उनके बच्चे छोड़ देते हैं। उसने गांव की उस जमीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसका बंटवारा उसके भाइयों ने मां के रहते हुए करने की बात की थी। इस घटना ने समाज में माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्यों पर एक नई बहस छेड़ दी। लोगों ने महसूस किया कि केवल कानूनन ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्य और संस्कार भी महत्वपूर्ण हैं। सुशीला जी की कहानी दुखद उदाहरण बन गई कि कैसे कुछ बच्चे अपने स्वार्थ के लिए अपने सबसे अनमोल रिश्तों को भी ठुकरा देते हैं, लेकिन अंजलि का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण यह भी दिखाता है कि मानवता अभी भी जीवित है। सुशीला जी की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई को बयां करती है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों रिश्तों की पवित्रता, खास तौर पर माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध आज कल इतनी कमजोर पड़ रही है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भौतिक सुख सुविधाओं और पैसे को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। माता पिता को बोझ समझना और उन्हें अपने से दूर करना एक आम बात होती जा रही है। यह दिखाता है कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों का कितना क्षरण हुआ है। बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अपने सपनों को मारकर उनके भविष्य को संवारा। सुशीला जी के बेटों को भले ही कानून ने सजा दी, लेकिन क्या यह सजा उनके भीतर की संवेदनहीनता को बदल पाएगी? कानून सिर्फ एक बाहरी ढांचा है, असली बदलाव तो लोगों के हृदय में आना चाहिए। समाज को यह समझना होगा कि रिश्तों का आधार प्यार, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव होता है, ना कि कोई लेन देन। ऐसे समय में जब बेटे अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं, अंजलि जैसी बेटियां उम्मीद की किरण बनकर सामने आती हैं। अंजलि का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण यह दिखाता है कि सच्चे रिश्ते कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते। उसकी पहल
पर बन रहा वृद्धाश्रम ऐसे सभी बुजुर्गों के लिए एक सहारा बनेगा जिन्हें अपने ही बच्चों ने ठुकरा दिया है। सुशीला जी की कहानी हमें एक कड़ा सबक सिखाती है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा और पारिवारिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाना चाहिए। समाज को भी ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। माता पिता को भी अपनी संतानों पर अंधा विश्वास करने से पहले उनके व्यवहार को समझना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।